हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में माननीय वामन मेश्राम साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामसेप के, ये यहाँ उपस्थित है। 8 बज चुके हैं, आप शायद सुन रहे होंगे, घड़ी की घंटी भी बज रही है। मेश्राम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। शुरुआत करेंगे गुजरात से, क्योंकि गुजरात में एक बड़ी घटना घटी है। एक हमारे जो एडवोकेट है, आप ही के वामसेप के कार्यकर्ता है, पेशे से वकील है, महज उनको मार दिया जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण विरोधी पोस्ट करते हैं। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? इसमें दो बातें जानना जरूरी है कि वो वकील जी एक जमीन की केस लड़ रहा था और वहां जो ठाकुर लोग हैं वो लोग उस बैकवर्ड क्लासेस के आदमी की जमीन हड़पना चाहते थे। वो केस वो लड़ना चाह रहे थे या लड़ रहे थे, तो उन्होंने उनको कहा कि ये केस मत लड़ो। जी उन्होंने नहीं माना तो फिर प्लान बनाया उन्होंने। उस प्लान में ब्राह्मणों को शामिल किया और ब्राह्मणों को शामिल करने के पीछे एक मकसद ये था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि ये ब्राह्मण विरोधी बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, इस वजह से इनको मारा गया। ऐसी ही बात जनसत्ता में और इंडियन एक्सप्रेस में भी छपकर आई, जबकि वास्तविक कारण ये है कि वो वकील जो बैकवर्ड क्लासेस का आदमी था उसकी जमीन हड़पने वाले लोगों के विरोध में कोर्ट में केस लड़ रहा था और हड़पने वाले लोग उसको मना कर रहे थे कि ये केस मत लड़ो, ताकि उनको आसानी से जमीन हड़पने का मौका मिल जाए। इस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने ब्राह्मण विरोध का मामला जो है वो खड़ा करने की कोशिश की। तो संभवतः उन लोगों ने ये प्लान बनाकर उस ब्राह्मण लड़के को जो बॉम्बे में दुकानदारी करता था उसका उस काम के लिए इस्तेमाल किया होगा, ऐसा अनुमान है जो अभी तक हम लोगों की छानबीन है उस जानकारी के आधार पर बता रहे हैं। टोटल 9 लोग हैं, उसमें से अभी खबर आई है एक और जो भारतीय जनता पार्टी का उस इलाके का जिला पंचायत के सदस्य है, शायद उसका बेटा अभी पकड़ा गया। जी टोटल लगभग 9 लोग हैं, अभी 7 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग और अभी पकड़ना बाकी है। तो उसके बारे में अब हम लोग जो कच्छ के स्तर पर चलने वाला जो आंदोलन है वो सारे गुजरात में अब इस आंदोलन को फैलाने की योजना पर काम करने वाले हैं, जल्दी ही इसकी घोषणा करेंगे। जी, जैसे हम उनके फेसबुक वॉल पर जाते हैं तो बहुत सारे पोस्ट दिखते हैं, जिसमें आपके भी बहुत सारे भाषणों के कुछ अंश उन्होंने डाले हैं, कुछ हमारे चैनल के भी कुछ वीडियोस हैं। ये कहा जा रहा है कि आपका एक भाषण जो है जिसमें ये कहा गया कि एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी ये सब लोग हिंदू नहीं है। इसी मुद्दे पर ये मामला गरमाया गया, इस बात में कितनी सत्यता है? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो जो झगड़ा है जमीन को लेकर, जी उस झगड़े पर पर्दा डालने के लिए ये नई कहानी बनाई गई है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, 20 साल से कह रहा हूं। और ये किसी भी मापदंड पर हिंदू नहीं है। हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ है वो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। बिल्कुल, ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, इसलिए ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म वजूद में नहीं है। ब्राह्मण धर्म ने अपना नाम बदलने की कोशिश की ताकि तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू बनाकर, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाकर उनका राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए उसको हिंदू धर्म कहते रहते हैं, प्रचार में लाते रहते हैं। वास्तविकता इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है।
तो ये पर्दा डालने की कोशिश है जो वो कहा जा रहे हैं, क्योंकि मैं आज से थोड़ी कह रहा हूँ, तो 20 साल से कह रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसी घटना जो है केवल गुजरात में ही नहीं, महाराष्ट्र में, यूपी में और तमाम भारत के लगभग सारे राज्यों में हमें देखने को मिलती है। क्या मानसिकता होती है, ये जो जातीय मानसिकता है, हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, जाति को विरोध कर रहे हैं, जातीयता को टूटना चाहिए, समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय की बात हम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटना हो रही है। क्या मानसिकता होती है इन घटनाओं के पीछे? नहीं, इसमें मौलिक बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा, वो ये सा कि सेंट्रल में अब बीजेपी की सरकार आई है जी। और अपोजिशन में कांग्रेस है, थर्ड अपोजिशन में फिर वही ब्राह्मणों की पार्टियां है, तो एब्सोल्यूट कंट्रोल ब्राह्मणों का हो गया है। सत्ता पर पूरी तरह से अगर लोकतंत्र के 4 पिलर को अगर हम ध्यान रखें तो विधायिका में आज के तारीख में 400 450 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है और कार्यपालिका में 80% IAS, IPS, IRS अधिकारियों का कब्जा है। न्यायपालिका में 97% कब्जा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और मीडिया में योगेंद्र यादव ने दिल्ली में सर्वे किया था तो उसमें 97% कब्जा है। और अभी ऑक्सफॉर्म ने जो रिसर्च किया उसमें भी यही बात सामने आई है। तो इसका ये मतलब होता है कि इनका एब्सोल्यूट कंट्रोल हो गया है सारे देश की सत्ता पर। इसकी वजह से इन लोगों को लगता है कि हम लोगों ने ब्राह्मण राज भारत में स्थापित कर लिया है, तो उनको उनका हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है और इस वजह से कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हर जगह हमारे लोग हैं, पुलिस में हमारे लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग हैं, मीडिया में हमारे लोग हैं, जुडिशरी में हमारे लोग हैं, कानून बनाने वालों में हमारे लोग हैं, सरकार में हमारे लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। तो हम चाहे जैसा कर ले, हमें कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा उनको लगता है। मगर अब उनको इसमें बदलाव करना होगा, क्योंकि हमारी ताकत ये 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैल चुकी है। और ये ताकत जो है, इस ताकत के आधार पर हम कह रहे हैं कि अब हम किसी प्रकार की जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसका डटकर मुकाबला करेंगे हर जगह, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं सर, आपने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बामसेफ जो लेकिन है, बामसेफ अभी कर्मचारियों का संगठन है, ये मैदान में लड़ने वाला संगठन नहीं है। ये एक प्रकार से अपने समाज को तैयार करने वाला संगठन है। हमारे पास आंदोलन करने वाला भारत मुक्ति मोर्चा और आंदोलन करने वाला बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन है। और SC ST का एट्रोसिटीज प्रिवेंशन फोर्स भी हमने ऑल इंडिया में निर्माण किया है। आप प्रिवेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो प्रताड़ना होती है दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, और कानूनी लड़ाई जब हम लड़ने जाते हैं तो हम कानूनी लड़ाई में पीछे रह जाते हैं। तो कानूनी लड़ाई में हम आगे आए, या इस प्रकार की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई है उसमें आगे आए, इसलिए बामसेफ का क्या इसके आगे भी रोल रहेगा? इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जब जी कोई घटना घटित होती है तो हमारे लोग, गांव में रहने वाले लोगों पर ज्यादा एट्रोसिटी होती है जी। और वो कानूनों के बारे में इग्नोरेंस है, उनके पास में कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने या ये जो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन फोर्स निर्माण किया है, उसके माध्यम से हम उन लोगों को इसके बारे में जानकार कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग लगा रहे हैं गांव गांव में और ट्रेंड लोगों को तैयार कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये है कि पुलिस के लेवल पर जो जांच पड़ताल होती है वो पुलिस वाले उनके ही लोग होते हैं और इस वजह से क्या होता है कि वो सही किस्म की जांच नहीं करते और उसमें लूप होल छोड़ देते हैं। लूप होल छोड़ने की वजह से
कोर्ट में उन लोगों को बरी कर दिया जाता है। ये दूसरा वजह है। तीसरी वजह यह है कि हमारे लोगों के पास लीगल एड देने के लिए कोई लीगल फोर्स नहीं है, तो हमने ऑल इंडिया में अब वकीलों का भी संगठन खड़ा कर दिया है। तो तहसील लेवल से लेकर जिला, कमिश्नरी, स्टेट और सेंट्रल लेवल तक, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस को लड़ने वाले लोग भी हमने तैयार कर लिए हैं। और इसलिए इस तरीके से इस बात को हम लोग टेकअप कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना है, अभी जल्दी ही मैं हाथरस की घटना पर अनाउंस करने वाला हूं बड़ा कार्यक्रम। और एक घटना आजमगढ़ की घटी हुई है, अब कुछ लोग वहां अरेस्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी आने वाले समय में हर प्रकार की जाति और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हाथरस का मगर जिक्र किया। ये कोई वास्तविक इलाज नहीं है। वास्तविक इलाज है राज्य सत्ता पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का गठबंधन बनाया जाए देश भर में, राज सत्ता पर कब्जा कर ले और उसके आधार पर अपनी सिक्योरिटी करे और अपनी तरक्की आगे बढ़ाने का रास्ता डेवलप करे। इस पर हम लोग ज्यादा तवज्जो देंगे आने वाले समय में। जी, आपने राज सत्ता की बात की है, लेकिन क्या तंत्र है राज्य सत्ता का? आज हम देश भर में अगर देखते हैं तो रामविलास पासवान कहीं और से लड़ रहे हैं, मायावती जी कुछ और ट्रैक पर जा रही है, बाला साहब अम्बेडकर जो है वो बिहार में जाके बैठ गए, वो कह रहे हैं कि बिहार से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी राजनीतिक पार्टियां है वो कभी एकत्र नहीं हो रही है। आठवले जी बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए, वो उनकी पुरजोर वकालत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश भर में राज्य सत्ता हमारे हाथ में आएगी, किस तरह से आएगी? बाम सेफ या फिर आपकी जो राज की पार्टी है वो इसको किस तरह इस सपने को साकार करेंगे? क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा कि अपने घर में जाइए और दीवार पर लिख के रखिए कि आपको राज करना है, आपको संसद में जाना है। लेकिन 70 साल के बाद भी वास्तवता में हम कब उतरेंगे? ये जो अलग अलग नेताओं की बात आपने की है, जी, वो लोग अपने लोगों का कोई आत्मनिर्भर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले लोग नहीं है। आठवले की बात ले लो तो वो आप जानते हैं, महाराष्ट्र के बाहर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं। प्रकाश आंबेडकर राष्ट्रीय नेता है, मगर महाराष्ट्र के बाहर उनको कोई लेकिन फॉलो वो अभी करने वाला है। बिहार में जाके बैठे हैं। वो फडणवीस की जिम्मेदारी लगाई ना बीजेपी ने वहां। अच्छा। आपको शायद फडणवीस का और प्रकाश आंबेडकर का रिश्ता पता नहीं चला। महाराष्ट्र में अकोला में जिला पंचायत में फडणवीस की मदद में जिला पंचायत में वो आ गए हैं। भीमा कोरेगांव के ऊपर जो महाराष्ट्र बंद हो गया था, प्रकाश आंबेडकर ने ही उसको सैबोटेज करने का काम किया फडणवीस के कहने पर। जैसे ही फडणवीस की सेंट्रल बीजेपी ने प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी लगाई बिहार में, वैसे ही प्रकाश आंबेडकर ने ऐलान किया कि मैं भी बिहार जा रहा हूं। बिहार में कोई है ही नहीं उनका, मतलब बिहार में तो इसके पहले यूपी तक तो गए, लखनऊ तक कभी, मगर बिहार में तो ऐसा जाकर टूरिज्म के तौर पर भी गए हैं ऐसा लगता नहीं है। वहां तो कुछ है नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, इन लोगों का स्वाभिमानी, स्वावलंबी, राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन नहीं है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों से ज्यादा गांवों में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। और हम ऐसा कहते हैं कि ये हमारा स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन है। इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि राज्य सत्ता पर कब्जा करने का काम करना चाहिए। हम किसी आधार पर कह रहे हैं, इन लोगों के भरोसे पर थोड़ी कह रहे, अपने भरोसे पर कह रहे। रिपब्लिकन पार्टी के टुकड़े थे, इसके बावजूद भी तो काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता पर नियंत्रण किया था। बिल्कुल। वो टुकड़े होने के बावजूद भी। जी, लेकिन ये जो हिंदुत्व का मुद्दा बार बार चल रहा है, इतने मासूमों की जान जाती है, हिंदुत्व के नाम पे लोग किसी को मार देते हैं, लिंचिंग हो जाती है, ये हिंदुत्व है क्या? आपको क्या लगता है हिंदुत्व के पीछे क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह कहा है कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म। जी, हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म। और ब्राह्मणिज्म क्या है?
तो कहते हैं असमानता का निचोड़ ही ब्राह्मणवाद है। ये बाबा साहब के विचार बता रहा हूं आप लोगों को कि ब्राह्मणवाद क्या है, तो असमानता का निचोड़ ही ब्राह्मणवाद है। हर जगह असमानता को प्रोत्साहन देने का, तो असल में ब्राह्मणवाद को छुपाने के लिए हिंदुत्व थ्योरी लाई गई है। ब्राह्मण हिंदुत्व कहते हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं तो कभी हिंदुत्व नहीं कहता हूं। मैं कहते रहता हूं कि हिंदुत्व ब्राह्मणिज्म को पर्दे में रखने के लिए लाया गया तरीका है। तो हमें जितने भी आम्बेडकराइट लोग हैं उनको हिंदुइज्म नहीं कहना चाहिए, ब्राह्मणिज्म कहना चाहिए। जी, ब्राह्मणिज्म है मूल तत्व, और इसको आधार बनाकर ही हमको सोचना चाहिए। और ब्राह्मणिज्म के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणिज्म कुछ नहीं है, ये असमानता का निचोड़ है, इसेंस ऑफ इनइक्वालिटी, ये निचोड़ है। बिल्कुल। आज भगत सिंह की बहुत पोस्ट हो रही है, ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा था कि वे नास्तिक है, वो ईश्वरवादी नहीं है, और उनकी जो डायरी है उसमें यह है कि अगर उन्हें समाज के लिए काम करने का मौका मिलता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके साथ काम करते। उनके डायरी में ये मेंशन, ये कहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? उसकी वजह है कि भगत सिंह जाति से जाट थे जी, और जाट वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र माने गए थे। तो स्वाभाविक है, अगर भगत सिंह जैसे विचारशील नौजवान को अगर ऐसा लगता है कि मैं अगर काम करूंगा तो अंबेडकर के साथ कर सकता हूं, तो वो स्वाभाविक माना जाना चाहिए, कोई गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो विचारधारा से सोचने की वजह से ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल। आपने हाथरस की घटना का जिक्र किया, यूपी की घटना का। हम आए दिन देखते हैं कि मासूम बच्चियों पर बलात्कार होता है, उनको बर्बरता से मार दिया जाता है, वो किसी को कुछ ना कहे इसलिए उनकी जीवा भी काटी जाती है, और कोई इस पर कोई बात नहीं होती। ना राष्ट्र का महिला आयोग इस पर कुछ काम करता है। मगर जब कंगना की बात आती है या किसी ऐसे स्त्री की बात आती है जो उच्च वर्णीय है, तो ये जो महिला आयोग है राष्ट्रीय, वो जाग जाता है। क्या इस महिला आयोग में भी जातीयता है? ये महिलाओं के लिए काम करते हैं या जाति देखकर काम करते हैं? सारे देश पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, ये मैं पहले कहा। अब ब्राह्मण राज भारत में स्थापित कर दिया गया है, इसलिए हमारे लोगों के साथ उन लोगों का व्यवहार वो जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा है उसके तहत होता है, और उनके द्वारा महिला कमीशन बनाया गया है। ये कोई इलेक्टेड बॉडी तो है नहीं, ये नॉमिनेटेड बॉडी है। तो उसके हाँ में हाँ मिलाने वाली जो महिलाएं हैं, उन लोगों को उन्होंने कमीशन में रखा हुआ है। वो उस राज्य सत्ता के विरोध में जाकर लोगों को न्याय देने का काम करने के लिए तो बनाई गई नहीं है संस्था, इसलिए वो कंगना के बारे में स्टैंड लेती है, मगर SC ST OBC की महिलाओं के बारे में वो कोई स्टैंड नहीं लेती। बिल्कुल। हम थोड़ा सा मीडिया के ओर आएंगे कि मीडिया इतना बायस हो गया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, इतना बायस हो गया है कि देश में क्या चल रहा है। हमारे GST निचले स्तर पर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो बिल है वो दोनों सदनों में पास होते हैं और राष्ट्रपति उस पर साइन भी करते हैं, लेकिन मीडिया पर यह खबरें बिल्कुल नहीं आती। ये जो गुजरात की जो घटना है वो मीडिया पर नहीं है, हाथरस की जिस घटना का आपने जिक्र किया वो मीडिया पर नहीं है, कश्मीर में दमन चल रहा है उसकी बिल्कुल भी मीडिया पर कोई जिक्र नहीं है। तो मीडिया के बारे में क्या कहेंगे आप? मीडिया के बारे में दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये आजादी के आंदोलन के दौरान भी ये बाबा साहब आम्बेडकर ने इसे ब्राह्मण बनिया मीडिया कहा था जी, और कहा कि पिछले 40 सालों से ये ब्राह्मण बनिया मीडिया मेरा पीछा कर रहा है। तो वो भी इसके विरोध में थे और उसकी वजह थी कि वो उनके नियंत्रण में था। आज सेंटर में बीजेपी की सरकार आने के बाद, जैसे पहले कांग्रेस के लोग इस्तेमाल करते थे, अभी बीजेपी वाले कर रहे हैं।
और करने की वजह यह है, वो भी करने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण बनिया के नियंत्रण में है सारी मशीनरी। और उद्योगपति जैसे हिंदुस्तान ग्रुप ले लो तो वो बिरला का है, तो टाइम्स ग्रुप है वो जैन बनिया का है, और जो जागरण है वो हिंदी वाला वो भी बनिया है उत्तर प्रदेश का, उसका है। तो पत्रकार, संपादक और ये लोग है, ये सारा का सारा तो एक प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसके तहत इंफॉर्मेशन के सोर्सेस पर उन्होंने कब्जा किया है। जिस देश में इंफॉर्मेशन के सोर्सेस पर कब्जा होता है उस देश में डेमोक्रेसी ज्यादा फ्री फेयर और फियर रहित डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। और इस वजह से देश में ये जो मीडिया है जिसे आप गोदी मीडिया कह रहे थे, तो वो गोदी मीडिया सही शब्द नहीं है, ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम, इसका असली नाम है ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। इसका हमने नाम दिया है ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। बनिया मालिक है, ब्राह्मण संपादक है, पत्रकार है। अकेला बनिया ही लूटने के लिए पर्याप्त है और अकेला ब्राह्मण ही सत्यानाश करने के लिए पर्याप्त है, मगर दो सत्यानाश करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए ये मीडिया ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम पर इस देश का लोकतंत्र खड़ा है। इसलिए देश में वास्तविक लोकतंत्र अभी बचा हुआ नहीं है। जी, आपने मीडिया जीएसटी का मामला आप ले लो, इकोनॉमी -23.9 पर नीचे गिर गई है। बेरोजगारी का आलम आजाद भारत में इतना कभी हुआ नहीं है। और आजाद भारत में जब पार्टीशन हुआ था उस समय जिस तरह से लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उसी तरह का चित्र जो है लॉकडाउन के बाद देखा गया है। इतनी भयंकर बातें जो है, अब किसान जो है, किसानों के विरोध में कानून बनाया, किसानों के फायदे में बोल रहे हैं। कारपोरेट लोगों को घुसाने के लिए कारपोरेट लोगों को वहां घुसाना चाहते हैं। जी, इसके लिए ये कानून है। बिल्कुल बिल्कुल। देश में इतना सारा घट रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उस पर मीडिया कोई चर्चा नहीं करवा रहा है। नहीं, मीडिया का सशक्तिकरण करने की बात आप कर रहे हैं कि मीडिया को सशक्त करना चाहिए। फिर हमारा जो बहुजनवादी मीडिया है, अम्बेडकरवादी मीडिया है, इसके बारे में आपकी क्या भूमिका है? क्या आप पहल करेंगे ऐसी कुछ मीडिया खड़े करने की, या ऐसे कोई मीडिया है जिनको आप मदद करना चाहेंगे? हम लोग जो है सोशल मीडिया बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। जी, हम लोग ऐसा मानते हैं कि सैटेलाइट मीडिया जो है ये हमारे लोगों के बस की बात नहीं है। ये करोड़ों रुपया का विज्ञापन के बगैर चलाया नहीं जा सकता। दूसरा जो प्रिंट मीडिया है वो भी करोड़ों रुपए के विज्ञापन के बगैर नहीं चलाया जा सकता। मगर आज के तारीख में सबसे बड़ा मीडिया बन गया है सोशल मीडिया। तो हम लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा काम कर रहे हैं और 2024 तक हमारे पास 1 करोड़ लोगों का सब्सक्रिप्शन होगा। इस तरीके का सोशल मीडिया हम लोग खड़ा कर रहे हैं। उसकी तैयारी पर हम लोगों का सारा काम शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं पूरे देश में हाहाकार मचा है। किसान भी सड़कों पर है, मजदूर भी सड़कों पर है, छोटे जो उद्यम है वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। दलितों का उत्पीड़न चल रहा है, लिंचिंग हो रही है, अल्पसंख्यकों पर वार किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मन की बात करते हैं। तो जब वो मन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसी मन की बात में हमने सुना कि वो कहते हैं कि घर में किसी को कहानी सुनाने आती चाहिए, उसने कथाकार बनना चाहिए। वो हमें अफ्रीका में ले जाते हैं, वहां किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं कि वो कभी कुंभ मेले में आए थे, यहाँ की संस्कृति उन्हें देखी। क्या पीएम मोदी के पास कोई देश के मुद्दे नहीं है कि मन की बात में ऐसे बेमन की बात करते हैं, बेमानी की बात करते हैं? नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है वो आरएसएस का बनाया हुआ दिमाग है, उससे बाहर वो सोचता नहीं है। जी, उसको उतना ही दिखाई देता है जितना उसके दिमाग में आरएसएस ने भरा हुआ है। उसके बाहर वो कुछ देखता नहीं है, इसलिए और उसको दिखाई देता नहीं है।
तो आपको क्या लगता है, ये मन की बात है या उनके भाषण है, ये किसी आरएसएस के द्वारा या किसी मनुवादी या ब्राह्मणवादी के द्वारा पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं? हाँ, वो लिखे जाते हैं और उसके बाद में ये केवल बोलते हैं, इनका केवल वॉइस ओवर मतलब आवाज दिया जाता है और कुछ नहीं है। पर्दे के पीछे वो टीम काम करने वाले लोग होते हैं, वो उसके द्वारा ये सारा मामला तैयार होता आप हमेशा है। कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं उनमें न्यायिकता नहीं होती है, न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आप किस आधार पर ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का कोई न्यायिक चरित्र नहीं होता? उसके बारे में अंग्रेज लोग जब भारत में आए और कलकत्ता में जब उन्होंने प्रिवी काउंसिल बनाया, जी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि किसी ब्राह्मण को प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। तो उसकी वजह उनके पास थी कि ब्राह्मणों के पास जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। जुडिशियस कैरेक्टर का क्या मतलब है? जुडिशियस कैरेक्टर का मतलब है दोनों लोगों की बात सुनने के बाद, दो वकीलों की बात सुनने के बाद जज तीसरा तटस्थ होता है, निष्पक्ष होता है। वो दोनों लोगों की बात सुनने के बाद कानून और न्याय के सिद्धांतों के तहत जो आदमी फैसला देता है, ऐसे चरित्र को जुडिशियस कैरेक्टर कहते हैं। अंग्रेजों का मानना था कि ब्राह्मणों के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। तमिलनाडु का उदाहरण देता हूं। शंकराचार्य कोर्ट में आए, आने के बाद में जो जज था ब्राह्मण, जो उसकी सुनवाई कर रहा था, वो उठ के खड़ा हो गया और उसको नमस्कार करने लगा। अब आप बताओ कि जो आरोपी है, आरोपी के पिंजरे में आ रहा है, उस समय अगर जज उठ के खड़ा होकर उसको नमस्कार करेगा, उससे क्या कोई निष्पक्षता की अपेक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों का यह मानना था कि ब्राह्मणों के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है और जुडिशियस कैरेक्टर ना होने की वजह से उनको प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हम देख रहे हैं जुडिशरी में सारे के सारे उच्च वर्णीय लोग भरे हैं। हाँ, और तो उन्होंने प्लान बना कर, राज्य सत्ता उनके नियंत्रण में होने की वजह से उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में घोषित किया कि इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, जबकि बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा है कि स्टेट में रिजर्वेशन होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टेट में आता है। स्टेट मतलब ये महाराष्ट्र राज्य नहीं, स्टेट का मतलब है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है स्टेट। तो स्टेट में रिजर्वेशन होगा, तो जुडिशरी हायर और सुपीरियर जुडिशरी भी स्टेट में आती है। संविधान में लिखकर होने के बावजूद भी कहा है कि लोअर जुडिशरी में रिजर्वेशन होगा, सुपीरियर जुडिशरी में नहीं होगा। हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय देने वाले ब्राह्मण लोग हैं। तो मैं ये सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मणों के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। उनको क्या लगता है कि यदि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो वह भारत के संविधान पर अमल करने पर जोर लगाएंगे और जो शासन में कब्जा किए हुए लोग हैं उनको उस पर अमल करने के लिए आदेश देंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को यह प्रावधान किया था कि हर 14 साल के व्यक्ति को कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। 60 साल तक कांग्रेस ने कहा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, और जब पैसा उनके पास आया तो उन्होंने कानून बनाया शिक्षा का अधिकार, मगर उसके लिए बजट प्रावधान करने के लिए एक नया पैसा नहीं दिया। अभी 30 लाख करोड़ का बजट है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को समझना जरूरी है कि राज्य सत्ता पर नियंत्रण होने की वजह से वो ब्राह्मणवाद के अनुसार काम चला रहे हैं, संविधान के अनुसार नहीं। तो उनके पास जो बहुमत है, बहुमत का सहारा लेकर काम कर रहे हैं, संविधान के आधार पर नहीं चला रहे। एक तरफ हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी, एंटी माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहे हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, उनके पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम देश भर में देख रहे हैं रेलवे बेचे जा रही है, बीएसएनएल बेचे जा रहे हैं,
सारे जो सेक्टर है सरकारी वो प्राइवेट जा रहे हैं, तो इनका भविष्य कहाँ गया है? अल्पसंख्यक रहे, एससी रहे, ये जो ओबीसी रहे। रिजर्वेशन है ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, जी इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि रिजर्वेशन को जीरो किया जा सके। बिल्कुल हम लोग शुरू से प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है और आने वाले समय में जैसे ही फ्री हो जाएंगे अभी ये कोरोना वायरस से, तो प्राइवेटाइजेशन के विरोध में भारत बंद का कार्यक्रम करेंगे। जी। एक राष्ट्रीय स्तर पर भारत बंद करें। इस चर्चा में आखिरी एक सवाल है। 2024 जो संगठन है आरएसएस, जो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है, उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं, और एक सपना उन्होंने देखा है कि 2024 में हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। एक सपना आपने भी देखा है कि 2024 तक 1 करोड़ सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे मीडिया, हमारे सोशल मीडिया पर। एक ख्वाब आपने भी देखा है कि तब तक हो सके तो हम राजकीय क्षेत्र में हमारा जो संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। क्या होगी 2024 की लड़ाई? ये ब्राह्मणवाद विरोधी अम्बेडकरवाद होगा? इसमें विजय किसकी होगी? आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जन आंदोलन की दिशा में आगे कुछ है। जन आंदोलन बनाने के लिए हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और हम इस सिद्धांत पर यकीन करते हैं कि पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। जैसे एग्जाम्पल, आसाम में जब प्रफुल्ल कुमार मोहंता ने वहां आंदोलन चलाया तो फिर उसके बाद वो वहां का मुख्यमंत्री हो गया। राम मंदिर का आंदोलन बीजेपी ने चलाया, उसके बाद ही बीजेपी का आदमी सेंट्रल में प्रधानमंत्री बना, उसके पहले नहीं। तो हम दूसरा एक उदाहरण देता हूं कि 14 अगस्त 47 तक नेहरू गांधी ने आजादी के लिए आंदोलन किया, इसलिए जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो हम लोग इस देश में आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग आजाद नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोग आजाद नहीं है, नोमिडिक ट्राइब के लोग आजाद नहीं है, एमबीसी के लोग आजाद नहीं है, ओबीसी के लोग आजाद नहीं है, माइनॉरिटी के लोग आजाद नहीं है। ये सारे लोग आजाद नहीं है क्योंकि पुलिस चौकी में इनका एफआईआर तक नोंद नहीं किया जाता। जिस आजादी में इन लोगों को संवैधानिक गारंटी हो और इनका एफआईआर तक दाखिल नहीं होता, किस आधार पर कहा जाए कि हम लोग आजाद हैं? इसलिए आजादी के लिए एक बड़ा जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए और जब जन आंदोलन सफल होगा तो इसके बदले में उसको जैसे नेहरू को और गांधी को मिला तो हमारे लोगों को भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये तो सारे दुनिया में, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आंदोलन चलाया तो उसको तो जेल से निकालकर उपराष्ट्रपति बनाया, 6 महीने के बाद राष्ट्रपति बनाया, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़वाया गया और ट्रांसफर ऑफ पावर करवाया गया। केवल भारत का ही उदाहरण नहीं, साउथ अफ्रीका के अभी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बिल्कुल, तो आंदोलन से ही सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आएगी, ऐसा आप विश्वास मत करते हैं? हाँ बिल्कुल। ये थे वामन जी, बोलिए। यही हमारा कहना। जी बिल्कुल, ये थे वामन मेश्राम साहब जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे। लगातार उनसे हम बातचीत करते रहेंगे, इसके बाद भी अन्य विषयों पर चर्चा उनके साथ भविष्य में होती रहेगी। वामन मेश्राम साहब, आपने आवाज इंडिया टीवी को वक्त दिया, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे वामन मेश्राम। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी, कहीं भी जाइएगा मत, कार्यक्रम आगे जारी रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।